हेलो दोस्तों, एसपीवी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए पीटी का जो बिहार दरोगा जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है और नेक्स्ट मंथ में समाप्त आ ही जाएगी। तो बहुत बड़ी संख्या में बिहार दरोगा की वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग अभी से ही मिशन मोड में लग जाए तैयारी का और बेहतर तैयारी कीजिएगा तो फाइनल तक जाइएगा। और बस एक ये उम्मीद लगा तैयारी करिएगा कि जब वैकेंसी आएगी तो हम पढ़ेंगे तो संभवतः आप मेरिट में चढ़ जाइएगा। इसलिए अभी से ही अपनी तैयारी को जोर दीजिए और मिशन मोड में तैयारी कीजिए। तो इसमें आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक अवलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो विधायी शक्तियों के न्यायिक अवलोकन का शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 13, जो मूल अधिकार का ही भाग है। आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार जो संविधान में लिया गया है, भारत जो लिया गया है आपको अमेरिका के संविधान से। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछेगा और दरोगा में तो पूछेगा, इसको डीपली पूछा इसलिए कि अनुच्छेद 13 में न्यायिक अवलोकन की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में कहता है अस्पृश्यता कांड बताया गया है। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत बताया गया है। तो 13 हो गया, न्यायिक अवलोकन की शक्ति प्रदान करता है 13। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता कांड, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता कांड और 18 कहता है उपाधियों का अंत। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाए। तो ये आपका अनुच्छेद 393 में उपबंध है कि भारतीय संविधान को भारतीय संविधान कहा जाए। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल स्वतंत्रताएं प्राप्त है केवल। तो ये पूछ रहा है कि जो संविधान में मूल अधिकार दिया गया है तो उसमें जो मुख्य रूप से सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, तो कौन कौन सा अनुच्छेद है। तो पहले हम इसको जान लेते हैं कि कौन कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को। तो आपको 14, 15, 19, 29 और 14, 15, 19, 29 और 30 मुख्य रूप से सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो यही यहाँ पूछ रहा है, इसको घुमा दिया है क्वेश्चन को कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से प्रदत्त मूल स्वतंत्रताएं प्राप्त है केवल। तो केवल आपको हो जाएगा भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या किसी अपराध के अभियुक्तों को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 के तहत आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। किसी अपराधी को अपराध करता है तो आप नहीं, पुलिस प्रशासन को जो भी होता है वो नहीं बाध्य कर सकता है अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए। आगे कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है। तो इसको कहता है कि जीने का अधिकार नहीं, जीने का, अगर जीवन जीने का अधिकार बोलता तो यहाँ हो जाता जीने का अधिकार नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जीवन साथी चुनने का अधिकार यानी कि शादी विवाह करने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, देश घूमने का अधिकार है। और एक आपका होता है अनुच्छेद 21 के 1 या 21 के 1 कहिए, 21 का कहिए, जो शिक्षा के अधिकार को मूल रूप से यहाँ जगह दिया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार में रखा गया है, जिसको 86वां संविधान संशोधन 3 द्वारा संविधान में जगह दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निवारक निरोध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना विहित सलाहकार समिति की सलाह के निम्नलिखित में से कितने अवधि तक निरोधित नहीं किया जा सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति को आप नजरबंद करते हैं तो उसको कितना दिन तक उसको नजरबंद रख सकते हैं। तो 3 माह तक उसको आप प्रशासन अपने हिरासत में रख सकते हैं, 3 माह के लिए नजरबंद कर सकती है। 90 दिन कहीं देगा, कहीं 3 माह देगा, याद रखिएगा। परमादेश का लेख निम्नलिखित में से किस परमादेश का लेख निम्नलिखित स्थिति में से जारी किया जा सकता है। परमादेश से जो होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि 226 के तहत हाई कोर्ट को, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है, जिसमें परमादेश होता है। तो ये जितने भी हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी या लोक अधिकारी होते हैं उन पर लागू होता है। तो जब एक लोक अधिकारी अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन पर लागू होता है परमादेश की, किस आदेश से आपने एग्जाम किया। आगे कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है। तो आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको भाग 4 के अनुच्छेद
भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन मिलता है और यह मुख्य रूप से राज्यों पर डिपेंड करता है कि आपको मूलत डीपीएसपी लागू करेगा कि नहीं। ये अपनी सुविधा के अनुसार जनता को सुख सुविधा प्रदान करता है। आगे कहता है कि केशवानंद भारती बाद में 13 में से कितने न्यायमूर्ति ने अपने मत लिखे थे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया था, तो आपको 1973 में। और इसी के तहत प्रथम बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के तहत प्रथम बार 1973 में कहा गया कि भारतीय संविधान के मूल ढांचा को छोड़कर संविधान के प्रस्तावनीय दिशा में आप संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा राज्य विधान मंडलों एवं संसद, यानी राज्य विधान मंडल का मतलब राज्य में विधानसभा विधान परिषद होता है एवं संसद को दोनों सदन की लोकसभा राज्यसभा में 33% महिलाओं को सीट रिजर्व किया गया है। तो आपको 108वां संविधान संशोधन के तहत विधानमंडल संसद में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित किया गया है। यह कहता है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न से किसे इंग्लिश का की उपाधि दी थी, तो इंग्लिश का की उपाधि विलियम हॉकिंस को इन्होंने दिए थे। अल्बुकर्क की बात करें तो अल्बुकर्क से पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात करते हैं तो ये प्रथम पुर्तगाली बादशाह था और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। और अल्बुकर्क ने दूसरा पुर्तगाली बादशाह था जिन्होंने गोवा को 1510 ईस्वी में जीता था। आगे देखते हैं कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि दिल्ली दरबार, लॉर्ड लीटन का दिल्ली दरबार जो प्रथम दरबार था, दूसरी दरबार तो 1911 में लगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय शासनकाल में लॉर्ड लीटन का दिल्ली दरबार लगा था आपको 1877 में। संथाल विद्रोह आपको हुआ था 1857 में। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था आपको 1845-46 में। 1845-46 ये फिर से इसको देख लेते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 में प्रथम बार। दूसरी बार की बात करें तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। संथाल विद्रोह 1857। आपको छोटा कर जी। इसको फिर से देख लेते हैं। लॉर्ड लीटन का दिल्ली दरबार 1877, संथाल विद्रोह 1857, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46, इल्बर्ट बिल 1884 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आप इस तरह से मिला सकते हैं कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी। तो सबसे पहली घटना आपको प्रथम एंग्लो सिख युद्ध यानी अंग्रेज और सिख के बीच लड़ाई हुआ था जो 1845-46 में, वो सबसे पहले हुई। आगे कहता है कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था, तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। 1843 में सिंध पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट कहता है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, तो दक्षिण अफ्रीका के पीटर मार्टिसबर्ग में इनको ट्रेन से फेंका गया था। नेक्स्ट आता है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आर्द्र भूमि की बात करें तो 2 फरवरी आर्द्र भूमि की बात करें तो आपका 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और प्रथम 2 फरवरी 1971 को आपको राम श्री राम में मनाया गया था। उसी टाइम से 2 फरवरी को प्रतिवर्ष आपको आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। ये 16 नंबर क्वेश्चन की राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित तरीके से किसने बोले थे, तो ये दादा भाई नौरोजी, जिनको ओल्ड ग्रैंड बायब्रीथ के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1906 कोलकाता अधिवेशन के तहत स्वराज की मांग से प्रथम में रखा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो राजनीतिक गुरु हैं महात्मा गांधी के 1905 के आपको वाराणसी अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। आगे देखते हैं कि शारदा मणि कौन थी, तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तन आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था,
चलाने वाले कौन थे? ये दक्षिण भारतीय राज्य के जो तमिलनाडु दक्षिण भारतीय राज्य है वहीं के थे ईवी रामास्वामी, जो आत्मसम्मान आंदोलन चलाए थे, जिन्होंने ब्रह्मवाद के खिलाफ आवाज़ उठाया था। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी की रचना 1873 में की है। गुलामगिरी एक पुस्तक है इनकी, ज्योतिबा फुले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था? तो तंजौर तट दक्षिण भारत की बात कर रहा है, तो दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी थे जिन्होंने तंजौर के तट पर 1930 से नमक कानून किया था। नमक कानून की शुरुआत अगर पूछा कि डांडी मार्च या नमक कानून कहाँ शुरू किया गया था, तो साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी गाँव तक यात्रा थी, न कि समुद्र तट तक। तो ये आपको स्टेटमेंट देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नमक सत्याग्रह के बारे में सत्य है, तो उसमें एक ऑप्शन देगा आपको साबरमती आश्रम से समुद्र तट तक। समुद्र तट नहीं होगा, ये डांडी नामक गाँव में जाकर के रुक गई थी। तो अब बात करें कि शुरू कभी थी, तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को वहाँ पे पहुँच करके 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था डांडी नामक ग्राम में। है कहता है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है? एचिसन ने कब बोला था? तो जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था 1857 में, उस टाइम एचिसन ने बोला था कि हम हिंदू मुस्लिमों को एक दूसरे से हम लड़ा नहीं सके। तो इसमें 1857 का विप्लव होगा। खिलाफत 1920 से 21 खिलाफत। आगे है कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि लिच्छवी दहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दहित्र के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। इन्होंने लिच्छवी के राजकुमारी से शादी किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो इन्होंने गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूनों पर विजय प्राप्त किया। ये आगे देखते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा की शुरुआत किसने किया था? तो आपको पता हो कि जब मौर्य काल का पतन हो गया था, उसके बाद छोटे छोटे साम्राज्य भारतीय महाद्वीप में उभरे थे, जिसमें से 3 ब्राह्मण वंश प्रथम था, पुष्य शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। उसके बाद विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें से यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका और आएगा कि पहले विदेशी आक्रमण प्राचीन काल में किसने किया? पहला विदेशी आक्रमण प्राचीन काल में किसने किया? तो पहला यूनानियों द्वारा किया गया, इसके बाद शकों द्वारा किया गया, इसके बाद पथियों द्वारा, इसके बाद कुषाणों द्वारा किया गया। 1 2 3 4 तो क्रम से हर क्वेश्चन के लिए आ जाएगा। तो इसमें पूछता है कि भारतीय रंगमंच यवनिका पर्दा जो गिरता जब स्टेज पे अटैक लगा तो गिरता है, फिर उसको हटाता है। तो यूनानियों की देन है, यूनानियों की कला है। और यूनान और भारतीय कला में गांधार कला विकसित हुई थी। आगे देखते हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण राजेंद्र चोल था। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी है? कौन सी पुस्तक? तो इन्होंने कवि राजमार्ग की रचना की है। कवि राजमार्ग जो अमोघवर्ष राष्ट्रकूट के राजा थे, जो मुख्य महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में थी। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो राष्ट्रकूटों के सर्वाधिक चिरस्थायी कन्नड़ के 3 इनके दरबार में कवि रहते थे, पंपा, पोन्ना, रन्ना तथा कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने बनवाया था। कौन सी प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे दिए गए राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो आप इसको मिलाकर देखिए। मौर्य पाटलिपुत्रा, ठीक है। पांड्य मदुरई, काकतीय वरांगल, यही गलत है। आपको पल्लव के कांचीपुरम होगा, न कि कांचीपुरम पल्लव की राजधानी कांचीपुरम होगी। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित किस राज्य में हुआ था? तो एक अलवार थे, एक नैनार थे। अलवार थे वैष्णव और नैनार थे शिव के उपासक। तो इसका प्रादुर्भाव दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट बात है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। नीचे दिया गया है जो मकबरा मुगलकालीन शासक थे उनका मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर को सिकंदरा में दफनाया गया। बाबर, आप देख सकते हैं कि आप मिलाकर देख लीजिए, खुद ही मिला लीजिए। बाबर, इस अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कोई पहले एक बार पकड़िएगा, ठीक है। तो अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया।
बाबर को काबुल में, शाहजहाँ को आगरा में और जहांगीर को लाहौर में। तो इस प्रकार से आप मिलाकर देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। बाबर, काबुल, एक के 1 हो जाएगा, एक के 1 और सॉरी जहांगीर लाहौर हो जाएगा आपको, बाबर काबुल हो जाएंगे, एक के 3 हो जाएगा, बाबर काबुल हो जाएंगे, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर, आगरा शाहजहाँ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक के 3, बी के 4, सी के 1 जहांगीर लाहौर और आपका शाहजहाँ हो जाएगा लाहौर, आगरा, शाहजहाँ आगरा। इस प्रकार से आंसर सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा इसका। कहता है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को किसने देखा था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच। और पानीपत की प्रथम की बात करें तो पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 बाबर बहलोदी के बीच, दूसरा 1556 अकबर हुमायूं के बीच और तीसरा 1761। तो 1761 वाली तीसरी लड़ाई होता है अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच। तो तीसरी लड़ाई को किसने देखा? तो 1761 में जो काशीराज पंडित था उन्होंने इन्हें लड़ाई होते देखा था। इनमें से कौन सा सबसे दक्षिण में स्थित है? तो सबसे दक्षिण में अन्नामलय हो जाएगा, पहाड़ी है अन्नामलय पहाड़ी। महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ता है आपका। नीलगिरी पश्चिमी पूर्वी पहाड़ियों की मिलन है, पश्चिमी और पूर्वी घाट की मिलन पे है, यहीं पे मिलन होता है पश्चिमी पूर्वी घाट की। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोदा बेटा है, दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर दक्षिण की सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण की प्रथम पहली सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अन्नामलाई पर्वत पे अनाईमुद्दी है जो सबसे दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है। इनमें से कौन सा पहाड़ गुजरात से लेकर दिल्ली तक विक्षिप्त रूप से फैला हुआ है? तो आप लोग अरावली के नाम सुने होंगे, जो पश्चिम से लेकर के उत्तर तक दिल्ली तक फैला हुआ है। अगला है कौन सा 3 सागर के मिलने पर स्थित है? तो आपका कन्याकुमारी है जो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, आपको इधर देखेंगे तो कर्नाटक साइड हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कन्याकुमारी के दक्षिण में नीचे में हो जाएगा, तमिलनाडु के नीचे हो जाएगा हिंद महासागर, और इधर उड़ीसा तरफ हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो तीनों का मिलन स्थल कन्याकुमारी में होता है। भारत के कितने राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? तो म्यांमार देश से कितनी राज्य की सीमा लगती है? तो आपको अन्ना मम्मी याद रखना है, ऊपर में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के कितने राज्य म्यांमार की सीमा से लगे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 राज्य हैं। कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे हो गया नागालैंड, आपको इसके नीचे आ जाएगा तो मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर इसके नीचे मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। तो इस प्रकार से 4 राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नंदा देवी चोटी है, तो नंदा देवी आपको कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में चोटी है। कहता है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है? तो पहले देखते हैं कि पूर्वी तट पे कौन कौन है। तो कांडला है कांडला गुजरात में, गुजरात तो पश्चिमी तट के हो गया। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में तो पूर्वी तट पे हो गया, तो आंसर होगा नहीं, सिर्फ पूर्वी तट पे पूछ रहा है। हल्दिया तो पश्चिम बंगाल में हो गया। और कोचीन तो आपको केरला में हो जाएगा, तो पश्चिमी तट चलेगा। तो आपको पारादीप उड़ीसा, कांडला फिर गुजरात चला जाएगा पश्चिमी तट पे, तो पूर्वी तट पूछ रहा है। तो आपका पारादीप उड़ीसा में है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। तो पारादीप और हल्दिया पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। भारत के सुदूर पूर्व और पश्चिम छोरों के समय अंतर कितना होता है? तो लगभग 2 घंटे की अंतर होती है पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच में। भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना से किस नदी के पर स्थित है? तो चिनाब नदी पे है आपका, चिनाब नदी पे है, सॉरी दोस्त गलत लग गया, चिनाब नदी पे है।
आपको बगेलहार परियोजना, तुलबुल परियोजना है जो झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। आगे देखते हैं, अलमाती बांध किनके बीच विवाद का कारण है? तो अलमाती बांध कृष्णा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश में कर्नाटक और मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के बीच विवादित है। तो आंध्र प्रदेश कर्नाटक और मध्य प्रदेश नहीं दिया, महाराष्ट्र इसमें नहीं दिया है। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच विवादित है। कहता है कि दामोदर घाटी निगम की परियोजना में कौन से बांध शामिल हैं? तो ये आपको 2213 मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा पंचेत, मेथौन, कोनार और तिलैया, 4 गो बांध है जो इसमें सम्मिलित है, 4 परियोजना, पंचेत, मेथौन, कोनार और तिलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप इसको मिलाकर देख लीजिए। टिटिकाका झील सही है। टिटिकाका झील बोलिविया पेरू पे स्थित है। उर्मिया झील ईरान में है। रेंडियर झील आपको गलत सुमेल है। रेंडियर झील कनाडा में है। रेंडियर झील कनाडा में है। अस्थवात्का झील कनाडा में सही है, इसलिए कौन सुमेलित नहीं है? तो सी नंबर सुमेलित नहीं है। रेंडियर झील कनाडा में, रूस में नहीं है। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों से विभाजित है? पूर्वी द्वीप समूह का तो बोर्निया है जो 3 द्वीपों से विभाजित है। बोर्निया। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये बाब अलमंदेव जोड़ती है हिंद महासागर और लाल सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देश और राजधानी है। पीटी में पूछेगा, मेंस में पूछेगा आपको, तो याद रखिएगा। फिनलैंड हेलसिंकी ठीक है। बोलिविया लापाज। इथोपिया सही नहीं है। यूक्रेन कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाती है? तो इसमें कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाती है, ट्रिक याद रखिएगा। ईरा आज तू रुक, कोई लड़की है ईरा नाम की, उसको बोल रहा है कि ईरा आज तू रुक, तो इससे ईरान हो जाएगा। तो ईरान इसमें दिया है, ईरान। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। ईरा आज तू रुक, तो ई से हो जाएगा ईरान। आज तू रुक, आज से हो जाएगा अजरबैजान। रुक तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा और कजाकिस्तान हो जाएगा। तो ईरान का जिक्र नहीं इसमें मिलता है, इसलिए कैस्पियन सागर से ईरान नहीं लगा है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला कहता है कि, पहला क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र में 120 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया, सही है। 1948 कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, सही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट है, वह राष्ट्रपति के पद प्रदान करता रहेगा, ये गलत है आपका, ये आपका गलत है। फर्स्ट नंबर गलत है। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के क्षमा के भीतर सदन का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। ये त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। तो 1, 2 और 3, एक तो निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 से नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं होगा। आगे देखते हैं, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम ने सुप्रीम कोर्ट में निम्न अनुच्छेद किस अनुच्छेद का दायर किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 142 के तहत सुधारात्मक याचिका को आप दायर कर सकते हैं। बिना विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए कोई भी मंत्री किस समय तक अपना पद धारण कर सकता है? तो बिना मंत्री रहे आम आदमी भी 6 माह तक मंत्री रह सकता है। बिना कोई सदन का सदस्य होते हुए भी 6 माह तक कोई मंत्री रह सकता है। 6 माह के अंदर उनको चाहे राज्यसभा या अगर केंद्र में बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा, और राज्य में बात करें तो विधानसभा विधान परिषद सदस्यता लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन 92-93 भी कहीं 92-93 में 4 भाषा जोड़ी गई थी। बोडो,
डोगरी मैथिली और एक संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली को 52वां संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान में जगह दिया गया, इससे 18 से बढ़ के 22 हो गया। आगे कहता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है जो वस्तु के परिवर्तन के कहता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है जो वस्तु के संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। तो उस वस्तु के संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? गति स्थिति को सम्मिलित रूप से आंतरिक ऊर्जा कहेंगे। एक सिक्का एवं एक पंख को निर्वात में गिराया जाता है तो निर्वात लगा दिया, इसीलिए दोनों एक ही समय नीचे गिरेगा। अगर वहाँ कुछ भी नहीं, निर्वात है, वैकेंट है, तो एक सिक्का और एक पंख को एक निर्वात से गिराया जाता है तो पृथ्वी पर दोनों एक साथ पहुँचेगी। ऑप्शन नंबर सी से होगा, दोनों एक साथ पहुँचेगी। आगे कहता है कि किस नली में पारे का निष्कर्ष होता है? तो उत्तल की तरफ निष्कर्ष होता है, उत्तल की तरफ व्यवहार करता है। किस नली में पारा जाता है? उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। आगे कहता है कि एल्कोहल पानी से अधिक घुलनशील होता है क्योंकि यह इसका क्वथनांक पानी से कम होता है, इसलिए बहुत जल्दी बाष्पित हो जाती है। सरल आवर्धक कांच होता है, अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसमें लगा होता है। सरल आवर्धक कांच में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अमीटर का प्रतिरोध होता है, अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। कहता है कि केबल का विद्युत प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि के साथ घट जाती है, निम्नलिखित में कौन सी धातु HF से आसानी करके हाइड्राइड बनाती है? कौन सी धातु हाइड्रोजन से आसानी से अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती है? तो कैल्शियम हो जाएगा। यहाँ कैल्शियम है जो हाइड्रोजन के साथ आसानी से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। एक बोतल में दो मिश्रित द्रव भरे हुए हैं, उनको आपस में एक दूसरे से निम्नलिखित की सहायता से पृथक कर सकते हैं। तो आपस में इनको पृथक करने के लिए पृथक्करण कीप का प्रयोग करना पड़ेगा, पृथक्करण कीप विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। नौसादर का ऊर्ध्वपातन क्या है? नौसादर का ऊर्ध्वपातन एक भौतिक परिवर्तन है। आगे कहता है कि निम्नलिखित कौन सा तत्व है जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं? तो उत्प्रेरक का कार्य कौन सा तत्व करते हैं? तो संक्रमण तत्व जो भी उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। आगे है निम्नलिखित कौन सा बिलियन कोलाइडी बिलियन नहीं है? तो आपका कोलाइडी बिलियन में दूध भी आता है, रक्त भी आता है, गोंद भी आता है, चीनी का शरबत कोलाइडी बिलियन नहीं होगा। यौगिक जो विद्युत का सुचालक है, तो संलगित NaCl हो जाएगा। अगर संलगित NaCl होगा। एक और क्वेश्चन आपको आता है कि शुद्ध जल जो अशुद्ध जल होता है, बारिश का जल, उसमें करंट आएगा? तो नहीं आएगा, जब तक उसमें कुछ अशुद्धि नहीं मिलाएंगे करंट नहीं आएगा। तो शुद्ध जल में करंट नहीं आता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, वो विद्युत कुचालक होता है। कॉपर का एस निम्नलिखित से कौन है? कॉपर का एस चैल्कोपाइराइड से, सीनाबार आपको पारा का एस है। टेपरिंग से स्टील नरम या मुलायम हो जाती है। शीशे पर खुदाई करने हेतु, ये आपको याद होगा 2017 में से पूछा हुआ है क्वेश्चन कि शीशे पर खुदाई करने हेतु निम्नलिखित कौन सा अम्ल सिरका को घोलने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो HF हाइड्रोफ्लोरिक HF प्रयोग किया जाता है। ऐसा ग्लास जो बसों हवाई जहाज़ों की खिड़कियों में लगाया जाता है, कौन सा कांच होता है? तो अस्तरित कांच होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्तरित कांच होता है। मिथाइल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है, तो ये लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, लकड़ी के भंजक आसवन से। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कम से कम एक स्टडी ग्रुप में जरूर इसको शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अलसी के खल इंसिड्स के एक्स, अलसी मतलब जो हम लोग जानवर को देते हैं खली ला करके, खली जो होता है जो तेल पर आता है, मान लिया कि सरसों का तेल पेरने का तो खली उसे निकलता है, तीसरे खली होता है, तो उसको किस काम में आते हैं? तो इसको पशु को खिलाने के काम में आते हैं, पशु को खिलाने के काम में आते हैं। अलसी की खली को बोलते हैं अलसी की खल, जो गाँव घर में हम लोग खिलाते हैं जानवर को। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर के दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनती है। यकृत
विषाक्त जो भोजन पर विषाक्त जो भोजन विषाक्त तत्व होते हैं उसको अवशोषित करता है अग्नाशय से। इंसुलिन का यहीं से निर्माण होगा पेनक्रियाज से। सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी बाह्य ग्रंथि दोनों है अग्नाशय की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दीर्घस्थि में रक्त कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये आपका नागपुर नीरी नागपुर हो जाएगा। नीरी नागपुर राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर। अगला क्वेश्चन है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मतलब फीमेल में जब मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद मानव शुक्राणु स्पर्म अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं तो कम से कम 1 से 2 दिन रखते हैं। 1 से 2 दिन तक यूट्रस में रह सकता है सुरक्षित। निम्नलिखित स्वान उपजाति में कौन भौंकने में असमर्थ है। कौन सा जो डॉगी है भौंकने में असमर्थ है तो डिंगी है जो भौंकने डिंगी भौंकने में असमर्थ है, वो नहीं भौंक पाता है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है तो शल्य क्रिया में आपको ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का विस्थापन है। शल्य क्रिया में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। अग्नाशय किसे स्रावित करता है। अभी हमने बताया कि अग्नाशय इंसुलिन का स्रावित करता है। अग्नाशय इंसुलिन को स्रावित करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज कहते हैं। अधिक होने से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाते हैं। ये करंट का क्वेश्चन है। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की टूर्नामेंट की पहली महिला मैच रेफरी बनने का श्रेय किया जाता है जीएस लक्ष्मी को जाता है। प्रथम महिला रेफरी बनने का श्रेय केंद्र सरकार ने नागरिक केंद्रित ऑनलाइन मंच माईगव इंडिया माई गवर्नमेंट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की नियुक्त किया है। मुख्य कार्यकारी अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है। मुख्य कार्यकारी माई गवर्नमेंट इंडिया के सीईओ अभिषेक सिंह। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित कहाँ किया गया है तो पटना में किया गया है। पूछा कि डुगोंग रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया तो आपको तमिलनाडु चेन्नई में किया गया है। समुद्री गाय होता है डुगोंग। निम्नलिखित में किस देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2019 को सहिष्णुता दिवस घोषित किया था तो आपका यूएई है जिसका राजधानी अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का होता है ट्रस्टी होता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि ट्रस्टी का सिद्धांत किसने दिया था तो ये महात्मा गांधी दिए थे। ट्रस्टी का सिद्धांत एमके गांधी दिए हैं। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का ट्रस्टी होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है तो कोई भी बैंक के आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो उस पर आप रेट पर लाख रुपये या 50 रुपये देता है तो क्रेडिट कार्ड है जो जोखिम भरी ऋण होता है बैंकों के लिए। निम्नलिखित कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है तो फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है निम्नलिखित कौन सा एक फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है तो फुटलूज उद्योग का उदाहरण सॉफ्टवेयर फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। किसी वस्तु पर उत्पादन शुल्क देय होता है। किसी वस्तु को उत्पादन शुल्क देय होता है उत्पादन के संदर्भ में जो उत्पादन करता है उसके संदर्भ में देना होता है। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया तो आपको 15 जनवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई। 15 जनवरी 2004 को। छियासी नंबर क्वेश्चन है कि 100% लैंडलॉर्ड मॉडल अब भारत का पहला बंदरगाह कौन बनाया गया है तो जब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नन्हा सेवा बंदरगाह जो मुंबई में है और ये आपको जो मुंबई एयरपोर्ट है उसके ऊपर बोझ कम करने के लिए एक सहायक रूप में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह खोला गया। पारादीप उड़ीसा में स्थित है। पारादीप चेन्नई बंदरगाह है कृत्रिम है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाक घर का निर्माण किया जाएगा तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाक घर का बेंगलुरु में किया जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है में करंट एक बहुत बड़ा रोल लगता है तो करंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये बिहार द्वारा का हम बना चुके हैं इस सिलेबस से लाइक वीडियो उसको देख लीजिएगा एक बार उतना पढ़ लीजिएगा तो पार है कोई छाटने वाला फिर नहीं है मेरिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दुनिया का सबसे गंदा आदमी अम्मो हाजी। दुनिया का सबसे गंदा आदमी अम्मो हाजी याद रखिएगा। ये भी पूछा था कि दुनिया का सबसे गंदा आदमी कौन है। अम्मो हाजी का निधन हो गया। वो किस देश के थे तो ईरान के थे। ये जन्म लिए थे उस टाइम से नहीं आए होंगे बचपन में पता नहीं मेरी अपनी याद से नहीं स्नान किए थे। सबसे गंदे आदमी थे तो अम्मो हाजी का निधन का ईरान से संबंधित है।
अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियन स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तमिल पंघाल बनी है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरियस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो यही आपको अगर मेंस में पूछ दिया जाएगा कि स्लेंडर लोरियस अभयारण्य कहाँ स्थित है तो नहीं बता पाएगा, इसलिए करंट पे विशेष ध्यान दीजिएगा और स्टैटिक्स पर भी ध्यान दीजिएगा करंट के, क्योंकि वहीं से मेंस में ढलता है। तो स्लेंडर लोरियस अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है और अधिसूचित किया है। राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां देश कौन है? 56वां देश टोगो है। 56वां देश। जुलाई 2022 में आम महोत्सव का आयोजित किया गया, तो आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया आम महोत्सव। द अन्नामलाई रीड टेल नामक की डैमजल फ्लाई एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में? ये आपको केरला में मिला है। द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति खोज है केरल में। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाश एयर की पहली उड़ान के उद्घाटन किया गया? तो मुंबई से अहमदाबाद आकाश एयर उड़ान मुंबई से अहमदाबाद पहली। छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो नीलमणि फुकन ये 2021 के लिए इनको दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। 56वां ज्ञानपीठ 2023 में नीलमणि फुकन को दिया गया है और 57वां 2022 में दामोदर मोजा को दिया गया है। तो 21 में नीलमणि फुकन, 56वां 57वां दामोदर मोजा 2022। कहते कि इनमें से कौन सा सही है? तो दोनों आपका 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? कालाजार को पूर्णतः नष्ट करने का 2023 तक रखा गया है। 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एर्नोक्स किस देश से संबंधित है? एनी एर्नोक्स फ्रांस की लेखिका है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित वीडियो हमने बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा। 5 मिनट का वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, बिहार के लिए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है एक पुस्तक है एस अगेंस्ट आइस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? एस अगेंस्ट आइस ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कुल मिलाकर बिहार दरोगा पीटी के लिए 100 क्वेश्चन का सेट देखा। दोस्तों अगर इसमें और कोई कमी हो गई हो या कुछ और आप लोग को एक्स्ट्रा इसमें और चाहिए कि डिस्कशन आप डिटेल करिए तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा कि हाँ इस तरह से आप कराइए, तो और हम इसको लंबा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर डिस्कशन हम अपन मन से करेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाइएगा वीडियो देखते देखते। तो आप लोग बताइए जैसे हम करेंगे तो ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो चैनल को लास्ट से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।